Hello student, 12th class. Today we are going to again start the revision classes for rotational mechanics. And previous class में हमने आपको दो थ्योरम बताया था, perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. These two theorem are very important to find the moment of inertia of a body about a symmetrical axis. नहीं, एक और चीज़ इसमें बच रहा है जिसको बताना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से सवाल एग्जाम में आता है और उसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन रहेगा. एंड टॉपिक टुडे, टॉपिक आज का यही रहेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड प्रॉब्लम्स based on moment of inertia. यही आज का टॉपिक रहेगा. तो सबसे पहले रेडियस ऑफ गायरेशन को जान लेते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या. रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लिया जाए कि कोई भी एक सिस्टम है, सिस्टम कोई भी हो, मे बी कंटिन्यूअस मे बी डिसकंटिन्यूअस, कुछ भी सिस्टम हो. लेट दिस इज अ सिस्टम ऑफ मास. ठीक है ना. सपोज एक्सिस पासेस थ्रू हियर. Let this is the axis, and suppose the moment of inertia of this system about the axis is I naught. Let mi of system about a given axis इज आई. ठीक है ना. अब यहाँ पे यदि इफ सिस्टम एज्यूम टू बी पार्टिकल, अब यहाँ पर देखिए कि इफ सिस्टम इज एज्यूम टू बी पार्टिकल्स. ठीक है, मान लिया यदि इसको हम पार्टिकल माने, लेट द मास ऑफ द सिस्टम इज कैपिटल एम एंड सपोज लेट सिस्टम एज्यूम to be a particle and placed at a separation k from same axis, such that mi remains same. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए. सो द वैल्यू ऑफ k is called रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है ना. द वैल्यू इज के इज रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है ना. मतलब यदि हम इसको एक पार्टिकल्स मान लें, इस फिगर में हम इसको पार्टिकल्स मान लें, ये हमारा एक्सिस है, और इसको एज्यूम कर ले एक पार्टिकल ऑफ मास m और इसको प्लेस्ड करें k डिस्टेंस पर, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा एम के स्क्वायर. सो एम के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू प्रीवियस आई. ठीक है ना. प्रीवियस आई मतलब है डी एम आर स्क्वायर. ठीक है ना.
यदि कंटिन्यूअस है तो, और यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा, और यदि डिसकंटिन्यूअस है तो यदि डिसकंटिन्यूअस है, मान लिया ये एक्सिस है, ये M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया, Mn हो गया, ये R1 दूरी, R2 दूरी, इस तरह से Rn दूरी, R4 दूरी, R3 दूरी, नहीं, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा समेशन ऑफ mi/ri² 1 to n। और जब इसको एक पार्टिकल मानेंगे, एक पार्टिकल, और इसकी मास होगी समेशन ऑफ mi, और इसको k डिस्टेंस पे रखेंगे, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए। मतलब mk² बराबर समेशन ऑफ mi/1 to n। नहीं, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना चाहें, थोड़ा बड़ा में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं m1r1² बाई कैपिटल M का मतलब हुआ दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। सही है ना, इसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन से सवाल आता है, अभी सवाल पे हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ये मैं सजेस्ट कर दूं कि कुछ बॉडी ऐसे हैं जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कह रहे हैं कि टू रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इम्पोर्टेंट बॉडी अबाउट ओनली वन एक्सिस। किसी एक एक्सिस के अबाउट याद रखिए, बाकी के अबाउट यदि आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आपके पास दो थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस, इनसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से बॉडी हैं, तो उसमें देखिए कौन कौन से बॉडी हैं। उसमें यूनिफॉर्म रॉड है, मान लिया ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसके सीएम से, सीएम मतलब मिड, ये एक्सिस पास हो रहा है।
ये एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आप इंटीग्रेशन से नहीं निकालेंगे एग्जाम में, आप सीधे याद रखेंगे कि सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। ठीक है, आपने इसको याद कर लिया। ठीक है, सपोज करो कि सवाल आपका आ गया, मान लिया, या ज़रूरत आपको पड़ गई किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानने की। ठीक है, जैसे मान लिया आपसे प्रॉब्लम यदि कोई कह दिया कि भाई इस एक्सिस के अबाउट एम बताइए, और आपने इसको याद रखा है, तो इसके अबाउट याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके निकाल लेंगे, क्योंकि आप इसके अबाउट जानते हैं, आप इसके अबाउट जानते हैं, ICM आपको पता है, और ये दोनों एक्सिस जो हैं वो पैरेलल है, तो आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मान लिया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, सो I बराबर md², ये d है, सो यहां से आ गया यहाँ से आपका आ गया ml²/3। तो आप किसी एक एक्सिस के अबाउट याद रखेंगे तो रिमेनिंग एक्सिस के अबाउट आप थ्योरम यूज करके निकाल लेंगे। ठीक है ना, जैसे एक और एग्जांपल देंगे, जैसे आपने ये याद रखा और उसको आपने निकाल लिया। ठीक है, अब मान लिया, देखो जैसे दूसरा बॉडी कोई लेते हैं, जैसे मान लिया दूसरा बॉडी आपने लिया रिंग, यूनिफॉर्म रिंग, आपने इस एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ठीक है ना, ये एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रॉड, रेडियस r है, मास m है। एक्सिस का नेचर है कि एक्सिस ठीक है ना, एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो आपने इसको याद कर लिया, रिमेंबर कर लिया कि ये mr²/2 होता है। ठीक है, बस अब आपसे कोई पूछ दिया कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एक्सिस पासेस थ्रू डायमेट्रिकली, मतलब डायमेट्रिकली एक्सिस पास कर रहा है, ये यूनिफॉर्म रिंग है, आपसे ये डायमेट्रिकली एक्सिस पास हो रहा है, एक्सिस। ठीक है ना, इसके अबाउट आपसे पूछा गया कि आप हमको I बताइए, फाइंड एम आई। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि
एक एक्सिस के अबाउट तो हमको आता है और वहाँ डायमीटर के अबाउट पूछा जा रहा है, तो डायमीटर के अबाउट यदि निकालना है तो फिर हमें एक्स थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा तो देखिए, ये एक लीजिए, ये बोथ एक्सिस आर सिमेट्रिकल, बोथ एक्सिस आर सिमेट्रिकल एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों डायमेट्रिकल है। तो इसके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसके अबाउट भी आई ही होगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है। और आपको मालूम है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इसको यदि हम एक्स एक्सिस कहें, इसको वाई कहें, इसको जेड एक्सिस कहें, तो जेड एक्सिस के अबाउट आपको मालूम है, इसके अबाउट आई जेड जो है, यू नो कि आई जेड शुड बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई आर, ठीक है। सो अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यू कैन फाइंड इजिली apply perpendicular axis theorem Ix plus Iy बराबर Iz। तो चूंकि Ix और Iy तो बराबर है, सिमेट्रिकल एक्सिस है, तो I प्लस I y बराबर एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। तो आप इस तरह से निकाल लेंगे ना इसका। आप किसी एक, तो आपको क्या क्या याद रखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए, आपको मैंने एक चार्ट दिया था, आपको एक मैंने पूरा टेबल दिया था बना करके, उस टेबल को आपको याद रखना चाहिए। टेबल में कौन कौन थे, जो याद करने लायक है मैं बता रहा हूँ। तीसरा आप डिस्क का याद रखिएगा, ठीक है ना। ये डिस्क है, यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, सेंटर से एंड परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट आई क्या होगा, याद रखिए। सॉलिड स्फीयर हो तो ये सेंटर से अबाउट सेंटर से पासेस थ्रू सेंटर, ठीक है ना। ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। यदि हॉलो रहता तो इसका भी याद कर लेंगे। इस तरह से कोन का भी याद कर लेंगे। ये सब चार्ट में देख लीजिएगा, बनाया हुआ चार्ट है, ठीक है ना। इसके अबाउट याद कर लीजिएगा टू रिमेंबर। ये प्लेट के अबाउट भी याद कर लीजिएगा। रेक्टेंगुलर प्लेट, ये एक्सिस है,
ये एल है, बी है, एम है, तो हो जाएगा ml² / 3। ये जस्ट बिहेव्स लाइक रॉड, ये रॉड की तरह बिहेव करेगा। रॉड पतला होता है, एक थीन रॉड होता है, और ये थोड़ा सा बड़ा, इसमें कई रॉड है, तो रॉड वाला ही रिजल्ट इसमें यूज हो जाता है, ml² / 3। ठीक है ना। तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना चाहिए ताकि आप सवाल को बना सकें। ठीक है ना। सवाल किस तरह के आ सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि ये 4 रॉड है, रॉड 1, रॉड 2, ईच का मास सेम है, लेंथ एल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है ना। एम एल और भी इसी तरह का रॉड इधर भी है। ML। ठीक है ना। ये 4 रॉड है, देयर आर 4 रॉड, 1 2 3 4। एक्सिस यहां पे पास हो रहा है, एक्सिस जो है बोर्ड के अंदर जा रहा है। ठीक है ना, यहां से पास हो रहा है। तो आपको पूछ रहा है फाइंड MI अबाउट गिवन एक्सिस। तो एक तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल लें, ये AB रॉड और BC रॉड का निकाल लें और उसको डबल कर दे तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। मतलब यू कैन से दैट कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ BC। नहीं, अब चूंकि BC का तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ BC, क्योंकि एंड से पास हो रहा है, यू नो दैट इज ml² / 3। ये आपको पता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये जो रड है, इस रड के एंड से पास हो रहा है एक्सिस, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको पता है। लेकिन अब सवाल है कि इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसके AB के लिए क्या करेंगे कि फॉर AB ये AB के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर ये इसके CM से एक एक्सिस पास करेंगे और यहाँ ICM हुआ ml² / 12। और चूंकि ये एक्सिस बोथ एक्सिस आर पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो देख लीजिए, ये 90 डिग्री है, तो ये l² + l/2² मतलब l² + l/2² बराबर हो गया 4l² 5l² का रूट अंडर। ये d का वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से l√5/2 आएगा, ये d आएगा। तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो आप चाहे तो फॉर AB अप्लाई
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। मतलब सी से पास करने वाले एक्सिस, इसके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आई आ रहा है तो आई बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर होता है। तो कितना हुआ, आई ए बी बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। सो आई सी एम आपका हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी कितना है जी, डी है 5L स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना, 5L स्क्वायर बाई 4, यही है ना, ठीक है। सो कितना आ गया देखो तो, ये 12 LCM हो गया, तो ये ml स्क्वायर प्लस 15 ml स्क्वायर 16 ml स्क्वायर बाई 12, मतलब एक तरह से आ जाएगा 4 ml स्क्वायर बाई 3, ये आ गया IAB का। तो फिर यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो दिस इक्वेशन यू कैन राइट हियर कि I बराबर ट्वाइस ऑफ आई ए बी प्लस आई बी सी, आई बी सी तो ml स्क्वायर बाई 3, आई ए बी कितना हुआ 4 ml स्क्वायर बाई 3 प्लस आई बी सी ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3, तो कितना हो गया 5 ml, तो 10 ml स्क्वायर बाई 3, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ गए आप लोग, क्लियर है, राइट है। इस तरह से सवाल बनाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करके बनाएंगे। जैसे एक सवाल और दे रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, तो आपको यहाँ पर चाहिए कि आप मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम जो दिए हुए हैं एलएन के बुकलेट में या डीसी पांडे में, दोनों अच्छी मटेरियल है आपके पास, दोनों के सवाल आप बना लें तो बात बन जाएगा। जैसे ये देखिए एससी वर्मा का एक क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ, ये स्क्वायर प्लेट है, प्लेट मास m है एंड ईच साइड a है, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल, फाइंड फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल। डायगोनल का मतलब हुआ कि आपको डायगोनल का मतलब ये एक्सिस है, इस तरह से आपको इसके अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो देखिए, तो ये एक्सिस जो है और ये एक्सिस जो है, यदि हम दो डायगोनल खींचे तो बोथ आर सिमेट्रिकल, ये दोनों एक्सिस सिमेट्रिकल है और दोनों चूंकि परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो आप किसी को एक्स एक्सिस और किसी को वाई एक्सिस मान सकते हैं। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आई है तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा। सो यदि यहाँ पे पास करने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाए, यदि आई जेड निकल जाए तो हम आई निकाल लेंगे। तो आई जेड निकल जाएगा, कैसे निकलेगा आप देखिए। फॉर आई जेड ये प्लेट जो है ये सेंटर से ऐसे और ऐसे एक्सिस पास कर रहा है, तो
तो ये दोनों मिड पास कर रहा है, तो इसका भी आई होगा ml² / 12 जस्ट रोड जैसा, और इसका भी आई होगा ma² / 12। तो IZ कितना होगा बच्चों? अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसको आप IX मानिए, इसको IY मानिए, तो IZ = ma² / 12 में 2ma, ये IZ निकल गया। जब IZ निकल गया तो यहाँ पर अगेन अप्लाई करेंगे, अगेन अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगेन अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पर मान लिया इसके अबाउट आई है, इसके अबाउट आई, तो 2i बराबर ml² / 6 ma² / 6, सो i बराबर ma² / 12 आंसर। ये देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लिया करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पर आप सवाल बना लेंगे। ठीक है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने आता ही है, और सिमेट्रिकल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद रखेंगे। अब रेडियस ऑफ गायरेशन की थोड़ी बात करते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन पे सवाल कैसे आते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन पे सवाल इस तरह के आएंगे कि जैसे मान लिया जाए कि ये रिंग है, रेडियस r, फाइंड इस एक्सिस के अबाउट एक्सिस पासेस टेंजेंशियली on the नहीं, ये रिंग है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, यूनिफॉर्म रिंग है, मतलब मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना? ये एक्सिस है जो टेंजेंशियली पास कर रहे हैं ऑन द प्लेन ऑफ रिंग। ठीक है, इसके अबाउट आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट गिवन एक्सिस। फाइंड गिवन एक्सिस, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट गिवन एक्सिस। ठीक है ना? तो ठीक है, आसान है, इसमें कुछ है नहीं। आप सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताइए। तो इस एक्सिस के अबाउट यदि बताना है तो आपको कई स्टेप्स ले करके जाने पड़ेंगे यहाँ पर। एक तो आपको डायमीटर के अबाउट मालूम ही है, यू नो दैट, कि यहाँ से जब डायमीटर के अबाउट सॉल्यूशन पर आ रहे हैं, ये जो रिंग है इसके ये डायमेट्रिकली पास कर रहा है, ये पैरेलल है, दोनों के बीच का सेपरेशन आर है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप जानते ही हैं ना।
इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² / 2 होता है, ठीक है ना। डायमेट्रिकली एक्सिस पास कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। सो आपको इसके अबाउट यदि निकालना है तो इसके अबाउट यदि निकालना है तो I बराबर ICM प्लस MD² mr² / 2 प्लस mr², मतलब 3mr² / 2। ये आपके इसके अबाउट आ गया। अब आ गया तो रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट है कि द होल बॉडी टेकन एज ए पार्टिकल्स अबाउट द गिवन एक्सिस। तो जब होल बॉडी को हम फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन होल बॉडी को हम यदि एक पार्टिकल मान लें तो ये पार्टिकल m हुआ और ये k सेपरेशन पर है, तो mk² शुड बी इक्वल टू ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3mr² / 2। ये m तो कट जाएगा, k आ जाएगा r √3/2। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, राइट है। तो इस तरह से रेडियस ऑफ गायरेशन भी आप निकाल लेंगे। जैसे आज एक सवाल एलन के टेस्ट सीरीज में मिला था रेडियस ऑफ गायरेशन का, बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन बच्चे गलती किए थे क्योंकि वो डाउट में आया था। तो ज़रा उसको देखिए तो उसमें क्या गलती किए थे। देखिए क्या गलती किए थे। प्रॉब्लम ये था, प्रॉब्लम था कि जैसे ये हेमीस्फीयर है, हेमी सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक टेंजेंशियली एक्सिस जा रहा है, तो इसका मोमेंट इसके अबाउट फाइंड, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है फिगर, ऐसे फिगर दीजिए, ठीक है ना। ये रेडियस r है, तो फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन about given एक्सिस, ठीक है ना। आपको ये एक्सिस जो दिया हुआ है इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, ठीक है। तो बच्चों आप ध्यान से देखना, थोड़ी सी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि मान लिया जाए कि सपोज करो कि ये पूरा स्फीयर होता, ये मान लिया ये कंप्लीट स्फीयर होता, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता। मान लिया एज्यूम टू फुल स्फीयर, तो फॉर फुल स्फीयर, फॉर टोटल स्फीयर जो होगा इसके अबाउट, फॉर टोटल स्फीयर
बराबर 2/5 mr² होगा। तो फॉर ए हेमिस्फीयर कितना होगा? सो आई डैश फॉर हेमिस्फीयर बराबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है तो जस्ट उसका आधा हाफ होगा, ठीक है, जस्ट उसका आधा। सो 2/10 mr²। लेकिन ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि एम जो है वो मास है स्फीयर, ठीक है ना। एम जो है वो मास ऑफ स्फीयर है और इसका आधा मास जो होगा वो हेमिस्फीयर का होगा। तो एक तरह से आपने यहाँ पर मास हेमिस्फीयर का नहीं यूज किया है, आपने मास जो यूज किया है वो पूरे स्फीयर का यूज किया है। तो इफ एम नॉट इज द मास ऑफ हेमिस्फीयर, इफ एम नॉट इज द मास ऑफ हेमिस्फीयर, देन आई डैश कितना होगा? आई डैश होगा 2/10 और एम बराबर 2m0 लिखना पड़ेगा इंटू r²। तो यही तो कितना हो गया बच्चों? हो गया आपका 2/5 m0 r²। तो यही यदि चीज हम शुरू में लिख दिए रहते इसका m0 मास मान के, तो बच्चा कहता कि सर 2/5 m0 r² तो होता है फुल स्फीयर का, ये तो हेमी है। जबकि सोचना चाहिए कि हेमी है तो उसका मास भी तो आधा है। तो यदि उसको आप आधा करिएगा, यदि 2/5 mr² में मास को आप आधा कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको आप हाफ कर दीजिएगा, तो फॉर्मूला तो सेम आ जाएगा ना। क्लियर है? राइट है? ठीक है, राइट है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप कि आप इसको आधा कर देंगे और इसको डबल कर देंगे, क्योंकि जो मास होगा वो तो उसका डबल मास जो होगा वो भी हाफ हो जाएगा ना। एक मिनट, इफ एम नॉट इज द मास ऑफ हेमिस्फीयर देन एम कैन बी डबल, मतलब ये डबल हो गया है, ठीक है। तो ये आप तो अंतर नहीं पड़ा, 2/5 m0²। तो राइट है। तो अब देखिए, अब आप अप्लाई पैरेलल थ्योरम। इन दोनों के लिए I बराबर ICM प्लस MD²। तो ICM तो आया 2/5 m0 r² प्लस mr²। तो कितना हो गया? m0 7 m0 r²/5। ये आया आपका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया I हेमिस्फीयर बराबर 7/5 m0 r², जहां m0 जो मास है वो हेमिस्फीयर का मास है। किसका मास है? हेमिस्फीयर का मास है, ठीक है। तो अब जाकर के आप क्या करेंगे कि अब आपको रेडियस ऑफ गायरेशन यदि निकालना है तो आप इसको एक पार्टिकल लेंगे इस यहाँ से k डिस्टेंस पर। सो नाउ इफ यू विल टेक ए पार्टिकल्स, थोड़ा सा बोर्ड मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस थोड़ा, तो यदि इसको पार्टिकल आपने लिया k डिस्टेंस पर, तो mk² शुड बी इक्वल टू 7 m0 k² शुड बी इक्वल टू 7/5 m0 r²। सही है ना?
तो यहाँ से एम नॉट आपका कट जाएगा और के आएगा r√7/5, मतलब r√1.4 आ जाएगा। यही ऑप्शन था, ठीक है ना। बट दिस इज डाउट प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर है, समझ गए आप लोग। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का भी मतलब आप समझ गए और आप यहाँ से सवाल बना लेंगे, ठीक है ना। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको आ गया, परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप जान गए चीज़ें, रेडियस ऑफ गायरेशन आप जान गए, ठीक है ना। तो अब आते हैं, वापस लौटते हैं। हमने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी, एक टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो अब आते हैं फिर से एंगुलर मोमेंटम पर दोबारा आते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे भाई एंगुलर मोमेंटम पढ़ा रहे थे, तो एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल्स के लिए हमने क्या कहा था कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल मास m भी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इसकी पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का निकालना हो तो आप निकाल लीजिए r क्रॉस p से, और ये आपने निकाल के देख भी लिया, ठीक है ना। ये ए है, ये एल पार्टिकल, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा हो, प्योर रोटेशन में हो, तो उसके पास तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकलेंगे, ये मेन मैटर है, ठीक है ना। मतलब फॉर ए रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन, ठीक है ना। मतलब यदि कोई बॉडी ऐसे, ये बॉडी है, ठीक है ना, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी यदि एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इसकी ओमेगा, दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन, तो इसका एल रोटेशन यदि कोई कहे कि क्या होगा, तो ये होगा आई ओमेगा। क्या एकदम सिमिलर था, एनालॉग यदि इसको देखें, यदि एनालॉग देखें इसका, तो आपने लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम पढ़ा था मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ गया है, और यहाँ मास अपोज करता था, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करता है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ आ गया है। यहाँ लीनियर वेलोसिटी था तो वहाँ एंगुलर वेलोसिटी आ गया है। तो ये फार्मूला आपको फॉर प्योर रोटेशनल बॉडी के लिए अबाउट एन गिवन एक्सिस याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है कि आप किसी पार्टिकल के लिए ये फार्मूला याद रखिएगा। एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल का जो ये फार्मूला है, सारे पार्टिकल्स का जब समेशन करेंगे तो फाइनली ये फार्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को।
तो इसलिए ध्यान देने वाला, कंफ्यूज होने की जगह ज़रूरत नहीं है। और यहाँ रोटेशनल बॉडी में शेप एंड साइज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप एक पार्टिकल मान करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख सकते। तभी तो रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट आया है, नहीं तो फिर क्या ज़रूरत था रेडियस ऑफ गायरेशन का। ठीक है, जैसे आपसे मान लिया कोई पूछ रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई ये रॉड है, ये मीड से यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है ना, मास m, लेंथ m, ठीक है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। कोई कह रहा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फिर रॉड अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है ना, ये फिक्स्ड एक्सिस दिया हुआ है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि आप ये फिक्स्ड एक्सिस है, मतलब रॉड इज इन प्योर रोटेशन, ये एक्सिस मूव नहीं कर रहा है। हियर एक्सिस इज फिक्स्ड, हियर एक्सिस इज फिक्स्ड, मतलब एक्सिस मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है तो रॉड इज इन प्योर रोटेशन, देयरफॉर रॉड इज इन प्योर रोटेशन, ठीक है ना। तो जब रॉड प्योर रोटेशन में आ गया तो फिर आपका एक्सिस तो फिक्स है, तो देखो तो क्या होगा भाई, जब प्योर रोटेशन में रॉड आ गया तो फिर आप लिखेंगे L बराबर I इंटू ओमेगा, ठीक है ना। सो यदि मैग्नीट्यूड की बात करें ओनली तो I हो गया आपका ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, आंसर, ठीक है ना। ठीक है, यूनिट लिख लीजिए। सही है ना, क्लियर है। ये फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट आपने एंगुलर मोमेंटम सीखा, लेकिन कई बार ऐसी होती है कि कुछ ऐसे भी मोशन होते हैं जिसमें बॉडी रोटेट भी करता है और उसका सीएम ट्रांसलेट भी करता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में एक्सिस फिक्स नहीं होती है और फ्री रोटेशन हमेशा होता है एक्सिस अबाउट द सीएम, एक्सिस पासेस थ्रू द सीएम। उसका भी लेंगे लेकिन अभी नहीं, उसको थोड़ा सा पहले हमको बताना पड़ेगा कि रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है, तब जा कर के उसमें एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ज़रा सा बात करेंगे धीरे धीरे आराम से। ठीक है, सो अभी हम रिलेशन बिटवीन यहाँ पर अब पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये तीसरा पॉइंट है, टॉर्क एंड अल्फा।
ये सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है रोटेशनल मोशन का, क्योंकि इन ट्रांसलेशनल मोशन आपका ये सबसे मतलब कि इम्पॉर्टेंट इक्वेशन था F बराबर ma, जिसमें ये आपका F क्या था, कॉस था, और ये क्या था, इफेक्ट था। पहले फोर्स लगता था तो बॉडी एक्सेलरेट होता था, ऐसा नहीं कि पहले एक्सेलरेट हो गया तब फोर्स लगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पहले नेट फोर्स ऑपरेट होगा, लगेगा तो बॉडी एक्सेलरेट होगा, इसलिए एफ नेट फोर्स को हम लोग कॉज कहते हैं और इसको राइट हैंड साइड को इफेक्ट कहते हैं, इसलिए कॉज इफेक्ट थ्योरी के नाम से भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को जाना जाता है, ठीक है, राइट है ना। अब सवाल यह है कि इन ए रोटेशनल मोशन देयर विल बी सम चेंज एज पर द एनालॉग, ठीक है ना, एज पर एनालॉग यदि एनालॉग की बात करें तो फोर्स कॉज है, तो यहाँ पर कॉज कौन सा है, यहाँ कॉज है टॉर्क, तो यहाँ टॉर्क लिख देंगे कॉज, और वहाँ पर मास अपोज करता है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करता है, यहाँ एक्सेलरेशन, द चेंज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन को एक्सेलरेशन से वहाँ इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन मतलब ट्रांसलेशनल मोशन, और यहाँ पर हम लोग इसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है जहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेस ऑफ दिस, सो यहाँ से ज़रा काम करना आपको आना चाहिए। सिंपल था, एक प्रॉब्लम देंगे कि ये एक रॉड है, यहाँ एक्सिस है, एक्सिस, ठीक है ना। यूनिफॉर्म रॉड है, मास है उसका मान लो 2 kg एंड लेंथ है 2 मीटर, ठीक है। फोर्स जो लग रहा है दो लग रहा है, एक तो यहाँ लग रहा है 100 न्यूटन का, ठीक है ना, और एक यहाँ CM पर लग रहा है 50 न्यूटन का। आपसे पूछ रहा है फाइंड, मान लिया अल्फा पूछ रहा है, दूसरा ये भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, फ्रॉम स्टार्ट मोशन, जब मोशन शुरू हुआ तो सिंपल सा बात है कि आपको तो अल्फ़ा ही मेन, हम अल्फ़ा ही निकालना बताते हैं। तो आप यदि टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क के लिए दो फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है टॉर्क इक्वल टॉर्क ड्यू टू 100 न्यूटन बराबर, ये ऐसे घुमाएगा इसको, तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है ना, और ये इसको ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो इसको नेगेटिव ले लेंगे, चलेगा ना। तो 100 न्यूटन में एफ आर साइन थीटा होता है, तो पॉजिटिव एफ आर
साइन थीटा, मतलब आर तो 2 मीटर होगा, तो एफ 100 2 गुने साइन 37 डिग्री, ठीक है ना। सो 200 गुने 3/5 40 120 न्यूटन मीटर। दिस इज द टॉर्क ड्यू टू 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू 50 न्यूटन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों। ये तो सीधा इसका लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका यहाँ से ये 1 मीटर है, तो सीधा लिखिए 50 × 1 बट निगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना, न्यूटन मीटर। तो टोटल यदि टॉर्क देखा जाए, हमने क्या कहा है, हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है और क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव माना है, ध्यान दीजिए रहे ना, सही है ना। सो टोटल टी नेट हो गया, टी नेट बराबर 120 माइनस 50 बराबर 150 न्यूटन मीटर। मतलब पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब कि दिस विल बी द सेंस विल बी द एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी द सेंस ऑफ टॉर्क, ठीक है ना। सो अल्फा निकालना है तो अप्लाई टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। नाउ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। सो टॉर्क आपका कितना है बच्चों, टॉर्क है 150 बराबर आई हो गया ml² इंटू अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इक्वल टू 3 × 1, 1 मिनट, टी नेट हो गया 70 हो जाएगा ना, 70 हो जाएगा। सो 70, ठीक है ना। सो टी नेट इक्वल टू 70 हो जाएगा ना, वो गलती से लिखा गया था। सो कितना अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा हो गया 70 गुना 3/ml²। मास रड का 2 है और लेंथ कितना है बच्चों, 2 है, तो 4, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 35 में कट गया और बराबर 3 × 5 = 15 की 5, 105/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आंसर ऑफ ए पार्ट, ठीक है ना। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपकी निकल गई, क्लियर है। अब दूसरा इसका पार्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट पूछ रहा है, तो वो तो आसानी से निकल जाएगा, वो तो काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज कर लेंगे तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, सो बी पार्ट के लिए यदि थीटा निकाल लीजिए, ω0t प्लस हाफ अल्फा टी² से। सो यहाँ से ω0 तो 0 है, तो हाफ अल्फ़ा कितना है 105/4 इंटू 3600, ये आपका आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। ठीक है ना। रेडियन। सो आपको तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू θ/2π। सो 105 × 450
2 पाई रिवॉल्यूशन, आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा पर भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आज बस इतना ही, इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में फिर आपके साथ हम। ठीक है, थैंक यू।